प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास की आपकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये सभी निर्माण कार्य नए भारत के सशक्तिकरण में बहुत अहम साबित होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा के नेतृत्व में आयोग का पूर्ण दल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज लखनऊ पहुंच रहा है। 3 दिवसीय दौरे के दौरान दल के सदस्य विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श करेंगे। बुधवार को दल के सदस्य राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और गृह और व्यय विभाग के अधिकारियों से बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सीटें हैं। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 14 मई 2022 को समाप्त हो रहा है। वहीं गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश में जन विश्वास यात्रा के दौरान हरदोई में जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि योगी सरकार में आम जन और महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं। यूपी के लोगों को कहने आया हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक जमाना था जब माफियाओं का राज होता था। लोग अपने घर से निकलने में डरते थे। माताएं बहनें सूर्य नारायण के अस्त होने के पहले घर पर पहुंच जाती थी। आज 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी के नेतृत्व में चल रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की विजय यात्रा के 9वें चरण के तहत आज उन्नाव आ रहे हैं। यहां शहर के जीआईसी मैदान, सफीपुर, बांगरमऊ और बुहान में जनसभा संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है। वहीं पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर दी है। पार्टी ने इस सूची में 15 उम्मीदवारों की घोषणा की है। आम आदमी पार्टी ने श्री चमकौर साहिब सीट से डॉक्टर चरणजीत सिंह को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट से पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी विधायक हैं। इसके साथ ही आपने अब तक 88 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पंजाब में विधानसभा की 117 सीटें हैं। वहीं जीएसटी अधिकारियों ने इत्र कारोबारी पीयूष जैन के उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित आवास परिसर से 177 करोड़ रुपए की बेहिसाबी नकदी जब्त की है। इसी सिलसिले में जीएसटी अधिकारियों का पीयूष जैन के कन्नौज स्थित आवास और कारखाना परिसर में फिलहाल छापेमारी जारी है। कन्नौज स्थित पीयूष जैन के घर पर एसबीआई के अधिकारी आज जांच के सिलसिले में पहुंचे। डीजीजीआई ने ये जारी बयान में कहा है कि कारोबारी पीयूष जैन ने स्वीकार किया है कि रिहायशी परिसर से बरामद नकदी बिना जीएसटी के माल की बिक्री से जुड़ी है। कानपुर कोर्ट में सुनवाई के बाद अमरीश टंडन विशेष लोक अभियोजक भारत सरकार ने इत्र व्यवसायी पीयूष जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। और भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया जा रहा है। इस बात की घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से की। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय शाम 4 बजे दोनों नए मंत्रियों को राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। सरकार की तरफ से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने सोमवार को मंत्रिमंडल विस्तार की सूचना तो दी ही, लेकिन मंत्रियों के नाम गोपनीय रखे गए। और अब देखते हैं खेल जगत से जुड़ी खबर। मेलबर्न में खेले गए एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 1 पारी और 14 रनों से हराकर श्रृंखला पर 3-0 की अजय बढ़त बना ली है। मैच के तीसरे दिन आज इंग्लैंड ने अपनी पारी 4 विकेट के नुकसान पर 31 रन से आगे खेलना शुरू किया। अंग्रेजी बल्लेबाजों की खराब फॉर्म आज भी जारी रही और बेन स्टोक्स 11 रन बनाकर स्टॉक गेंद पर बोल्ड हो गए। कप्तान जो रूट और जॉनी बेरेस्टो भी कुछ खास नहीं कर पाए और सस्ते में पवेलियन लौट गए। दूसरी पारी में इंग्लैंड की पूरी टीम महज 68 रन बनाकर आउट हो गई और इस तरह ऑस्ट्रेलिया बॉक्सिंग डे टेस्ट जीतने में कामयाब रहा। अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे स्टॉक बोलैंड ने 7 रन देकर 6 विकेट हासिल किए। उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया।
वहीं सेंचुरियन में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में भारत आज तीसरे दिन अपनी पारी 3 विकेट के नुकसान पर 272 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। भारतीय जोड़ी केएल राहुल और अजिंक्य रहाणे मैदान पर अपनी पारी को आगे बढ़ाएंगे। गौरतलब है कि दूसरे दिन का खेल कल बारिश के चलते शुरू नहीं हो पाया था। दिन भर खराब रहे मौसम के कारण दूसरे दिन एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी और खेल स्थगित करना पड़ा। मौसम अनुमान के मुताबिक तीसरे दिन का खेल संभव है। इससे पहले टेस्ट के पहले दिन का खेल भारत के नाम रहा। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 3 विकेट पर 272 रन बना लिए थे। पहले दिन का खेल खत्म होने तक केएल राहुल नाबाद 122 और अजिंक्य रहाणे नाबाद 40 रन बनाकर खेल रहे थे। वहीं सोमवार को दुबई में ग्लोब सॉकर अवार्ड्स 2021 समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें रॉबर्ट फैंस प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए। वहीं किलियन मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किए गए। ग्लोब सॉकर अवार्ड्स 2021 की घोषणा हो चुकी है। फ्रांस और पेरिस सेंट जर्मेन क्लब के स्टार फुटबॉलर किलियन एम्बापे ने साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी का खिताब जीता है। उनके अलावा समारोह में पोलैंड के कप्तान और बायर्न म्यूनिख के स्टार स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवेंडोस्की का जलवा रहा। उन्होंने 2 खिताब जीते। पुर्तगाल और मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी एक अवार्ड दिया गया। एम्बापे ने इस सीजन पेरिस सेंट जर्मेन के लिए 24 मैच खेले हैं और 15 गोल दागे हैं। वहीं उन्होंने 15 गोल में असिस्ट करते हुए टीम की मदद भी की। इनमें से 9 गोल एम्बापे ने लीग 1 में, 4 गोल चैंपियंस लीग में और 2 गोल कूप दी फ्रांस टूर्नामेंट में किए हैं। ओवरऑल लीग 1 में वह 165 मैचों में 116 गोल दाग चुके हैं। वहीं फ्रांस की घरेलू टूर्नामेंट में 30 गोल हैं। चैंपियंस लीग में एम्बापे के नाम 31 गोल हैं। पेरिस सेंट जर्मेन के लिए 195 मैचों में एम्बापे 147 गोल कर चुके हैं। फ्रांस के लिए उन्होंने 53 मैचों में 24 गोल दागे हैं। इसके अलावा बैलन डी'ओर अवार्ड्स में दूसरे नंबर पर रहने वाले रॉबर्ट लेवेंडोस्की को ग्लोब सॉकर अवार्ड्स 2021 में फैंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। इसके साथ ही उन्हें म्यूनिख की ओर से इस साल कई शानदार गोल करने के लिए मैराडोना अवार्ड से भी नवाजा गया। लेवेंडोस्की ने इस सीजन अब तक 17 बुंदेसलीगा मैचों में 19 गोल दागे हैं। इसके अलावा 6 चैंपियंस लीग मैचों में उनके नाम 9 गोल हैं। इस सीजन लेवेंडोस्की के नाम कुल 25 मैचों में 30 गोल और 3 असिस्ट हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में टॉप गोल स्कोरर ऑफ ऑल टाइम के खिताब से नवाजा गया। रोनाल्डो ने इसी साल इटालियन क्लब यूवेंटस को छोड़ा था और प्रीमियर लीग क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड में आए थे। इस सीजन वह अब तक 19 मैचों में 13 गोल दाग चुके हैं और उनके नाम 2 असिस्ट भी हैं। प्रीमियर लीग में रोनाल्डो ने 7 गोल और चैंपियंस लीग में 6 गोल दागे हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए रोनाल्डो ने अब तक 310 मैचों में 131 गोल दागे हैं। वह करियर की शुरुआत में 2008 तक मैन यू से खेल चुके हैं। इसके अलावा रोनाल्डो ने यूवेंटस के लिए 134 मैचों में 101 गोल और स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड के लिए 438 मैचों में 450 गोल दागे थे। वहीं स्पोर्टिंग सीपी के लिए उन्होंने 31 मैचों में 5 गोल दागे थे। पुर्तगाल से खेलते हुए रोनाल्डो ने 184 मैचों में 115 गोल दागे हैं। उनके नाम अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल दागने का रिकॉर्ड है। उन्होंने इसी साल यूरो कप के बाद यह रिकॉर्ड बनाया था। इसी वजह से ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में उन्हें सम्मानित किया गया। वहीं मौजूदा यूरो कप विजेता इटली को साल की सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय टीम के एजाज से नवाजा गया, जबकि इंग्लिश क्लब चेल्सी को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्लब चुना गया। यूरो कप के फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ गोल करने वाले इटली के डिफेंडर लियोनार्डो बोनुच्ची को बेस्ट डिफेंडर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जियान लुइगी डोनारुमा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुने गए। वहीं बात अगर महिला फुटबॉल की करें तो बार्सिलोना साल 2021 का बेस्ट महिला क्लब बना, जबकि बार्सिलोना की खिलाड़ी एलेक्सिया पुटेलिस वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुनी गयी। स्पोर्ट्स डेस्क डीडी न्यूज। और बात तो उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई। भारत अगले साल जनवरी से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। भारत ने 10 साल पहले सुरक्षा परिषद में इस समिति की अध्यक्षता की थी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 को आतंकवादी हमला हुआ था, जिसके बाद सितंबर 2001 में सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1373 द्वारा इस समिति का गठन किया गया था। इस समिति को प्रस्ताव 1373 के क्रियान्वयन की निगरानी का काम सौंपा गया था।
जिसमें सभी देशों से दुनिया भर में आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए अपनी कानूनी और संस्थागत क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य के तहत कई उपायों को लागू करने का अनुरोध किया गया था। इसमें आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने के लिए कदम उठाने, आतंकवादी गतिविधि में उससे संबंधित किसी भी व्यक्ति के धन को जमा करने से रोकने, आतंकवादी समूहों के लिए वित्तीय सहायता रोकने और अन्य देशों के साथ जानकारी साझा करने जैसे उपाय शामिल हैं। जिस तरह से हम आपको लगातार आज प्रधानमंत्री कानपुर के दौरे पर हैं, उससे संबंधित तमाम अपडेट्स आपको हम दे रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री अपने अगले कार्यक्रम के लिए कानपुर के निराला नगर वहां पे पहुंच रहे हैं, जहां पे वो काफ़ी मशहूर या कहें कि काफ़ी महत्वपूर्ण बीनापन की मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन उसका भी लोकार्पण करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और साथ साथ अब थोड़ी देर पहले हमने आपको खबरों में दिखाया कि प्रधानमंत्री लाभार्थियों के साथ भी मुलाकात कर रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं कानपुर के निराला नगर से, जहां पे प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और वहां पे हम जान रहे हैं कि जिस तरह से डिजिटल माध्यम से या कहें वर्चुअल तरीके से बीनापन की जो मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन है उसका भी लोकार्पण करेंगे, उसे भी देश को समर्पित करेंगे। तो एक भारी जनसैलाब वहाँ पे उमड़ा हुआ है, खासकर प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। और हम जानते हैं कि किस तरह से लगातार प्रधानमंत्री इस तरह के विकास कार्यों को लगातार आगे बढ़ाते रहे। और ख़ास बात यह है कि समयबद्ध तरीके से, और कई परियोजनाएं ऐसी हैं जो समय से पूर्व भी, चाहे कोरोना का समय रहा हो उसके बाद भी, तमाम परियोजनाएं समयबद्ध तरीके से पूरी हो रही हैं। आज हमने देखा किस तरह से कानपुर मेट्रो का लोकार्पण किया गया है। और हमारे साथ इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए सुधाकर दास जुड़ रहे हैं। सुधाकर, जिस तरह से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, कानपुर में आज प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि क्या मुख्य एजेंडा होगा प्रधानमंत्री के संबोधन का? और जिस तरह से खासकर उसका परिप्रेक्ष्य ये है, उसकी पृष्ठभूमि ये है कि लगातार विकास कार्यों को हम देख रहे हैं समयबद्ध तरीके से वो पूरे हो रहे हैं। देखिए ओम प्रकाश, कानपुर के लिए आज एक बड़ा दिन है और निश्चित तौर पर एक बड़ी सौगात भी मिली है कानपुर के लोगों को। और हम जानते हैं कि IIT में दीक्षांत समारोह के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो सौगात कानपुर के लोगों को सौंपी है, मेट्रो का उन्होंने खुद दौरा किया, मेट्रो में वो टिकट खरीद के उन्होंने मेट्रो की यात्रा की। और किस तरह से हमने देखा कि तस्वीरों में भी लोगों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया जब वो मेट्रो की भी यात्रा कर रहे थे। और ये जो जनसमूह उमड़ा पड़ा है यहाँ इस रैली ग्राउंड पर, कुछ वक्त में PM मोदी पहुंचेंगे। बीनापन की पाइपलाइन जो 350 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी पाइपलाइन है, और एक तरह से ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में। देश में जिस तरह से ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है, लेकिन निश्चित तौर पर ये तमाम लोग, हम जानते हैं कि अभी उत्तर भारत की बात की जाए तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, स्वेटर जैकेट में मफलर के साथ लोग नजर भी आ रहे हैं। बावजूद इसके हम जानते हैं कि काफी वक्त से, कई घंटों से ये लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का, उनको देखने के लिए, उनको सुनने का इंतजार कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर देश की विकास यात्रा को, यूपी की और सुधाकर, मैं बताऊं अपने दर्शकों को, प्रधानमंत्री मंच पर पहुंच चुके हैं और लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम सेक्शन के शुभारंभ और बीनापन की बहुउत्पाद पाइपलाइन के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित समारोह में हम हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं। मैं चाहती हूं जोरदार तालियों के प्रणाम
आप माननीय प्रधानमंत्री के चरणों तक पहुंचाएं और उनका हृदय से अभिवादन करें। आज कानपुर नगर गदगद है, रोमांचित है, उल्लसित है। बहुप्रतीक्षित मांग आज पूरी हुई। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के शुभारंभ के माध्यम से ऊर्जावान उत्तर प्रदेश का, ऊर्जावान विकास का ये महोत्सव। स्वागत करते हैं हम माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय और मंचासीन समस्त अतिथियों का। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय प्रधानमंत्री महोदय को अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत करें। बिठूर की शौर्य गाथा से अंकित ये अंग वस्त्र आप सब जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। साथ ही हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि कानपुर मेट्रो रेल का एक मॉडल प्रतीक चिन्ह के रूप में माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट कर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, उनका स्वागत और अभिनंदन करके। जोरदार तालियों से अपनी कृतज्ञता मंच तक पहुंचाएं। भारत माता की। मंच पर आसीन हैं माननीय आवासन एवं शहरी कार्य तथा पेट्रोलियम मंत्री भारत सरकार माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि अतिथियों का स्वागत करें। जरा मेरे साथ जरा जोर से बोलिए, भारत माता की। थोड़ी आवाज और पहुंचनी चाहिए। भारत माता की। माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर उपस्थित अन्य सम्मानीय गण, भाइयों और बहनों, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मां गंगा की कृपा से आज दोनों प्रोजेक्ट्स प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा जो राष्ट्र को समर्पित किए जा रहे हैं, वे पेट्रोलियम और अर्बन अफेयर्स मंत्रालय से संबंधित हैं। मुझे यकीन है कि इन दोनों प्रोजेक्ट्स में कानपुर के एक इंडस्ट्रियल सेंटर के रूप में खोए हुए गौरव को बहाल करने की क्षमता है। वास्तव में दोनों प्रोजेक्ट्स मल्टी प्रोडक्ट्स पाइपलाइन और मेट्रो एक तरह से एक दूसरे से जुड़े भी हुए हैं। जैसे जैसे भारत $3 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है, हमारी ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ने वाली है, क्योंकि वर्तमान प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत ग्लोबल एवरेज से तीसरा हिस्सा है, 1/3। हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अपनी